Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. आज हम लोग व्याकरण का एक अलग चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय और अविकारी दोनों ही कहते हैं। अविकारी का अर्थ होता है अ जमा विकारी यानी कि परिवर्तन। ठीक है, सो अविकारी और अव्यय का अर्थ हुआ परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य या ऐसा कोई भी शब्द जिस पर लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम आदि के कारण कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंजेस नहीं आते, वह हमारा क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 इज क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 इज समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ, वहाँ, धीरे, ऊपर। अब क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अगर हम इनको अलग अलग करें तो क्रिया हो गया हमारा कार्य करने वाला, मतलब जो जिसमें हमें कार्य के करने या होने का पता चलता है वह हमारी क्रिया होती है। विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर क्रिया विशेषण कर रहे हैं तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है हमारा? संबंध बोधक जिसमें हम वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ मिलकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक वाक्य के अंदर ऐसे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम जो भी हो, ठीक है, उनके साथ लगकर, उनके साथ आकर उनका जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करते हैं। जैसे के ऊपर के साथ, इसका मैं आपको सेंटेंस में फ्रेम करके बताती हूँ। पेड़ के ऊपर पतंग है। ठीक है, अब ये जो के ऊपर शब्द है इसने किसके बीच में संबंध बनाया? पेड़ और पतंग के बीच में, क्योंकि पेड़ के ऊपर पतंग है तो यानी कि जो पतंग है वो पेड़ के ऊपर है, तो पेड़ का संबंध हुआ पतंग से और पतंग का संबंध हुआ पेड़ से, और इन दोनों को कैसे जोड़ा गया? के ऊपर के साथ। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं। के साथ में नमित के साथ रोहन खेल रहा है। नमित के साथ, अब नमित किसके साथ खेल रहा है? रोहन के साथ। तो रोहन का संबंध किसके साथ हुआ? नमित के साथ, और नमित का संबंध किसके साथ हुआ? रोहन के साथ, और उन दोनों को किसने जोड़ा? के साथ। तो ऐसे शब्द जो जोड़ रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर अन्य शब्दों या अन्य वाक्यों के साथ, वे हमारे संबंध बोधक है। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक, और इसके एग्जाम्पल्स हैं और, किंतु, परंतु आदि। जब दो शब्दों या फिर दो वाक्यांशों या फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों को भी जोड़ सकता है, दो वाक्यांशों यानी कि अलग अलग कंप्लीट सेंटेंस उनको भी जोड़ सकता है, या फिर किन्हीं दो वाक्यों यानी कि ऐसा वाक्य जो आधा जो निर्भर करता है दूसरे के ऊपर, वो कंप्लीट वाक्य नहीं होता। ठीक है, सो ऐसे शब्द जो वाक्य शब्दों और वाक्यांशों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु। एग्जाम्पल, रोहित और रजत खेल रहे हैं। मैं स्टेशन गया परंतु रेलगाड़ी नहीं मिली। तुम्हें गीत गाना है
या नाटक में भाग लेना है। तो यानी कि किंतु, परंतु, और, अथवा, ताकि, या, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यों या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं वह हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के एग्जाम्पल्स हैं हमारे अरे और वाह। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वाह, छी, शाबाश, उफ, बाप रे, हे भगवान। तो ऐसे शब्द जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, भय आदि मन के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे हमारे मन के जो भाव है वो प्रकट होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे बाप रे, इतना बड़ा सांप, यानी कि जब आप सांप को देखकर चौंक गए तो आपने एकदम से आपके मुंह से निकला कि अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप। नेक्स्ट है हाय, बेचारे का पैर कुचला गया, यानी कि जब आपने देखा कि किसी का पैर कुचला गया तो आपको उसके ऊपर दया आई, तो उस दया के भाव में आपके मुंह से निकला हाय। ठीक है, उसके बाद सावधान, आगे गहरा गड्ढा है, यानी कि आपने किसी को आगाह किया है या आपने किसी को ये बताया है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आगे क्या है, गड्ढा है। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये क्या करते हैं, आपके मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हमने किया अविकारी और अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, संज्ञा या फिर सर्वनाम के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसके 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ और अन्य पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है। सबसे पहले होता है हमारा क्रिया विशेषण के साथ भी कई बार प्रविशेषण का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको आपके पिछले विशेषण वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, उषा बहुत तेज दौड़ती है। अब यहाँ पर उषा तेज दौड़ती है, ये हमारा है विशेषण वाक्य, जिसमें तेज जो है हमारा विशेषण था और जो हमारा तेज जो था हमारा विशेषण था। लेकिन अब हम यहाँ पर प्रविशेषण लगा रहे हैं क्रिया विशेषण के साथ भी। अब तेज क्या है, दौड़ना भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन बहुत यानी कि तेज तो ऑलरेडी एक विशेषण शब्द है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ती है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक प्रेजिंग वर्ड है, लेकिन इसके साथ एक और प्रेजिंग वर्ड लगा दिया गया, बहुत तेज। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। जैसे विशेषण के साथ प्रविशेषण लगता है वैसे ही क्रिया विशेषण के साथ भी प्रविशेषण लगता है कई बार, नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, परंतु इसमें भी कभी कभी परिवर्तन आ जाता है। अभी जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, काल, संज्ञा या सर्वनाम के कारण भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अव्यय और अविकारी का जो एक भेद है क्रिया विशेषण, उसमें कई बार जो है कुछ एक परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह अच्छा गाती है, वह धोती अच्छी धुली है। अब देखिए ये दोनों ही जो वाक्य हैं ये अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छा यूज़ हुआ है और इसमें अच्छी यूज़ हुआ है। तो कभी कभी वाक्य के अनुसार जो है थोड़ा बहुत जो है वो हेर फेर किया जाता है क्रिया विशेषण में ओनली। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू वाक्य कभी कभी क्रिया विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अब आप देखिए क्रिया विशेषण के जैसे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, यहाँ, वहाँ, धीरे, ऊपर। ठीक है, और संबंध बोधक के हमने एग्जाम्पल देखे थे के ऊपर, के साथ। तो यहाँ पर भी ऊपर है और यहाँ पर भी ऊपर है। तो क्या डिफरेंस है क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में? तो ये देखिए, क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है तथा संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्रिया जो ऊपर शब्द है
वो क्रिया विशेषण में तब पता चलता है जब वो क्रिया की विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। और अगर वो संबंध बोधक में है तो वह क्या करता है, वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है और किसी अन्य शब्द के साथ जो है, वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जो है वो जोड़ रहा होता है। देखिए डिफरेंस देखिए, अंदर जो है वह हमारा क्रिया विशेषण भी है। क्यों? क्योंकि कृपया अंदर बैठो। अब बैठो हमारा क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है, अंदर बैठो, तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन अगर अब मैं इसको यहाँ लिखूँ कि कमरे के अंदर सामान रखा है, तो अब यहाँ पर संबंध है, सामान कहाँ रखा है, कमरे के अंदर, कमरे में क्या रखा है, सामान। तो कमरे और सामान के बीच में संबंध कैसे हुआ, के अंदर से, ठीक है। तो ये है इसके बीच में डिफरेंस कि जब भी इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण में हो रहा है तो वो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन अगर उसका प्रयोग संबंध बोधक में तब होता है जब वो वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताता है एक दूसरे के साथ, और इनके साथ के जरूर लगता है। जैसे इसमें सिर्फ अंदर और बाहर था, यहाँ पर के अंदर और के बाहर है। ये देखिए, छात्र बाहर है, छात्र कक्षा के बाहर है, तो यहाँ पर के शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक समुच्चय प्लस बोधक, यानी कि साथ में होने का अथवा जुड़ने का बोध कराने वाला। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं क्योंकि ये दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु ये इन्हें केवल जोड़ते ही नहीं अपितु उन्हें अलग भी करते हैं। योजक शब्द हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा, हमने विराम चिन्ह वाले चैप्टर में किया था, योजक का अर्थ था जोड़ना और समुच्चय बोधक का अर्थ भी होता है जोड़ना, वाक्यों को, शब्दों को और वाक्यांशों को एक दूसरे से जोड़ना। लेकिन समुच्चय बोधक में एक गुण और भी है कि वो सिर्फ वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ता ही नहीं, उनको अलग भी करता है। जैसे संगीता और मुकुल ने मिलकर चित्र बनाया। अब यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है और से। मैं चल नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है, ठीक है। यहाँ पर भी इनको जो है जोड़ा गया है। लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें उनके अलग होने का भी भाव होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक का प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। जैसा कि हमने देखा था विस्मयादि बोधक में शाबाश, हाय, उफ, बाप रे, हे भगवान, वाह, काश, ये जो सब शब्द हैं ये वाक्य के स्टार्टिंग में प्रयोग होते हैं, वाक्य के आरंभ में इनका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य में आए अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। ये पहली बार ऐसा होता है हमेशा, मतलब कि जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनका वाक्य के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो वाक्य के ऊपर निर्भर होते हैं या वाक्य के अन्य शब्द उसके ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग सिर्फ अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं और इन शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अगर हम इन शब्दों को अलग से लिखें या अलग से करें तो इनका कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अलग से अर्थ नहीं होता, जैसे अरे, वाह, उफ, ठीक है। लेकिन इनको जब हम वाक्यों के साथ प्रयोग करते हैं तो हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन इन विस्मयादि बोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। जैसे शाबाश, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, ये वाक्य के आरंभ में प्रयोग हुए हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध इस वाक्य के साथ नहीं है। ये दोनों शब्द हमने सिर्फ अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए हैं। अब हम करते हैं क्रिया विशेषण के भेद। जैसा कि पहले हमने अविकारी शब्द, अव्यय शब्दों के भेद किए, अब उसमें एक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी आगे भेद हैं। नंबर 1 है कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण को की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व
कब लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सबसे पहले काल का अर्थ तो आपको पता ही है, समय, यानी कि जिस क्रिया विशेषण में हमें समय का बोध होगा वह हमारा कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण होगा। अब इसका एक आपको अलग से निशानी बताई गई है कि जब भी क्रिया से पूर्व यानी कि एक्शन वर्ड से पहले जब भी कब लगाकर प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर प्राप्त हो जाए तो वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, जैसे कब खेलेंगे, कल। सैर के लिए कब जाएंगे या कब जाते हैं, प्रतिदिन। इसके अलावा भी कालवाचक के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, दिन भर, हमेशा, नित्य, सदैव, लगातार, आज, कल, परसों आदि। तो ये वो शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, और आप इनको कभी भी इनके जो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं इनसे सेंटेंस बनाकर देखिएगा, आपको जो प्रश्न है वो कब में मिलेगा और उसका उत्तर भी प्राप्त होगा। जैसे कि हम घूमने जाते हैं, कब, हमेशा। ठीक है, मेरा दोस्त आ रहा है, कब, परसों। लगातार, प्रातःकाल, सायंकाल, इन सब शब्दों से आप वाक्य बनाकर देखिए, आपको क्रिया से पूर्व कब ही मिलेगा और उसका उत्तर भी जो आपको है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ लगाकर प्रश्न करने का जो उत्तर प्राप्त होगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्थान का मतलब आपको किसी प्लेस के बारे में पता चल रहा है, और हम जब किसी भी स्थान के बारे में पता करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वह कहाँ है। तो जब भी क्रिया से पूर्व आपको कहाँ शब्द का उत्तर मिले तो वह हमारा स्थानवाचक है। जैसे सब्जी कहाँ रखें, इधर, या फिर फ्रिज में भी बोल सकते हैं। मयंक कहाँ बैठा है, अंदर, या फिर बाहर भी बोल सकते हैं। जब भी आपको किसी स्थान का बोध हो उससे आप क्रिया से पहले कहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, कहाँ शब्द का प्रयोग नहीं करते, बट आपको कहाँ वाले प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसके अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाहिने, सामने, आसपास, चारों ओर आदि। ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं जो प्रयोग होते हैं स्थानवाचक में। इसका मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स बताती हूँ। आपको मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, दाहिने। देखिए यहाँ पर कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ। मुझे गाड़ी दिखी, कहाँ, सामने। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदगी है आसपास, कहाँ, आसपास। तो कहाँ शब्द का प्रयोग होगा ही होगा जब भी आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जैसा कि हमने पहले भी चैप्टर में किया हुआ है, परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। अब क्रिया विशेषण में इसके बारे में बताएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व कितना शब्द का लगाकर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। ये जो कितना है, कहाँ है, कब है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आप जब भी वाक्य को देखें तो वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको जब भी लगे कि कब का प्रश्न का उत्तर मिल रहा है या कहाँ का उत्तर मिल रहा है या फिर कितना का उत्तर मिल रहा है तो आपको उनके भेदों के बारे में ईजिली पता चल जाए। अब ये देखिए, मेघना कितना बोलती है, बहुत। अगर मैं ये बोलूँ कि मेघना बहुत बोलती है तो कितना बोलती है, बहुत बोलती है। तो यहाँ पर कितना देखिए रिलेट कर रहा है। काम समाप्त हो गया, कितना काम समाप्त हो गया, लगभग, यानी कि थोड़ा बहुत हो ही गया है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जब भी आपको क्रिया से पूर्व कितना शब्द का उत्तर मिल जाए, कितना प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वह हमारा परिमाणवाचक है। इसके अन्य शब्द हैं बहुत, थोड़ा, पर्याप्त, अधिक, उतना, जितना, कम, इतना आदि। नेक्स्ट है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है आप किसी काम को कैसे कर रहे हो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए क्रिया से पूर्व कैसे, किस तरह और किस प्रकार लगाकर प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त होता है वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक। तो जब भी आपको कैसे, किस तरह और किस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो वह हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
इसके अन्य उदाहरण हैं अचानक, तेजी से, भली भांति, सहसा, सहसा का मतलब अचानक से, झटपट, रातों रात, हाथों हाथ, धड़ाधड़ यानी कि एकदम से, अक्सर आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है रीतिवाचक में। ये मैंने आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बताया है कैसे का, लेकिन आप जब इन शब्दों का प्रयोग कर कर देखेंगे तो आप देखना कि वाक्यों में आपको कैसे, किस तरह और किस प्रकार का ही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे क्रिया विशेषण के भेद। आपको ये जो मैंने एक्स्ट्रा अन्य शब्द बताए हैं आपको ये भी बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और आपको इनसे रिलेटेड वाक्य बनाने भी आने चाहिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण के किस भेद से संबंध रखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, अव्यय और अभिकारी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।